नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह की 9 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है दिन भर आपकी नजर। और शुरुआत बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम के पास रायवरम में एक भीषण हादसा हुआ। यहां पालकाला खदान के पास एक बस में आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई और लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। हरे कृष्णा ट्रैवल्स की एक बस पहले ट्रक से उसकी टक्कर हुई, उसके बाद बस में आग लग गई। कई झुलसे हुए यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बस जगतियाल से विंजामुरु जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश की ये खबर, जहां पर 12 लोगों की जल करके दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग इसमें अभी भी घायल हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो घायल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहले इस बस की टक्कर हुई एक डंपर से और उसके बाद बस में आग लग गई और ये बस आग का गोला बन गई। जलने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। कई और लोग जो इस आग की वजह से झुलसे हैं मुसाफिर, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद मरने वालों का आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है। आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी बस जो है वो जलकर खाक हो गई। बिल्कुल, और जिस वक्त ये टक्कर हुई बस में कई यात्री अंदर मौजूद थे और किसी को भी जल्दबाजी में निकलने का मौका नहीं मिला। जो लोग वहां से निकल पाए वो भी झुलस गए थे, जिनकी हालत अभी काफी क्रिटिकल बनी हुई है। टी राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, घायलों की स्थिति क्या है? जी देखिए, बहुत ही दुखद हादसा ये आज प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के मार्कापुरम मंडल में सामने आया है। सुबह 6 बजे ये हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, जब एक बहुत ओवर स्पीडिंग डंपर ने सीधी टक्कर इस ट्रैवल्स बस को, जो निजी ट्रैवल की बस थी, उसको मार दी। उसके बाद बस जो है उसमें आग लग गई। जो एसपी नेल्लूर है, उन्होंने बताया कि जो डंपर का डीजल टैंक था उसकी लीक की वजह से ये आग लगी। हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही सेकंड्स में जो है बस को पूरी तरह आग ने घेर लिया। उस वक्त जो बस में जगे हुए लोग थे, जो जाग रहे थे, वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। 20 ऐसे इंजर्ड हैं, जिसमें से एक महिला को बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। बाकी 19 लोगों की हालत जो है वो सामान्य बताई गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि इसमें कम से कम 12 लोग जो हैं वो जिंदा जल गए हैं और 2 और लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, जो झुलसे हैं। बाकी जो 20 लोग हैं उनमें से 19 लोग पूरी तरह सामान्य हैं, वो उतर पाए थे और एक जो महिला उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। राघवन, कुल कितने लोग सवार थे इस बस में, कितने मुसाफिर थे? जी, ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर और अटेंडर के साथ कुल जो है 36 लोग इस बस में सवार थे जब ये हादसा हुआ, जिसमें से जो 12 लोग हैं उनकी डेथ जो है वो कंफर्म हो गई है और 2 लोगों की और चार्ट बॉडी मिली है, ऐसा वहां के जो आई विटनेसेस हैं वो बताते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन 12 कंफर्म डेथ जो है वो पुलिस ने इस बात को पुष्ट किया है। और जिस डंपर से टक्कर हुई उसके ड्राइवर के बारे में क्या खबर है? जी, उसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजरीज हुई हैं, ऐसा ये बताया गया है, क्योंकि जो हेड ऑन कॉल्यूशन था, बहुत छोटी सी ये रोड थी और सामने से जब ये बस आ रही थी तो सामने से उल्टी दिशा से आ रही इस डंपर ने, जो ओवर स्पीड में था, बहुत तेजी से टक्कर मारी। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि बस भी जो है अपनी सामान्य स्पीड से ज्यादा तेज चल रही थी। ये जांच का विषय है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्राथमिक तौर पर जो डंपर है उस ड्राइवर की इस गलती की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो जैसा कि राघवन बता रहे हैं, 12 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई है। हेड टू हेड कोलाइजन है जिसमें डंपर ने बहुत तेज़ी से बस को सामने से टक्कर मारी है, जिसके बाद बस में आग लग गई और जो डंपर का जो टैंक था उससे रिसाव हुआ और उसी की वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली। लोग सो रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और जो लोग जाग रहे हैं, जो लोग जाग पाए वो फ़ौरन बस से निकल पाए। शुरुआती जाँच में राघवन क्या बात सामने आ रही है कि डंपर की टक्कर बस से किस वजह से हुई? क्या ड्राइवर के कुछ नशे में होने की बात थी? क्या उसको झपकी आ गई थी? कुछ इस तरह की शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है आपको? जी देखिए, जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है हुसैन, वो ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि डंपर का जो स्पीड है बहुत ओवर स्पीड था और सड़क जो है वो बहुत संकड़ी थी। 2 वाहन आमने सामने से गुजरे, उतना स्पेस उस रास्ते में नहीं था। इस वजह से ओवर स्पीडिंग की वजह से उसने अपना कंट्रोल खोया और सीधा उसने बस को हेड ऑन जो है वो टक्कर मार दी और
ऐसा बताया जा रहा है कि जो डीजल टैंक था डंपर का, उससे लीक हुआ डीजल और तुरंत जो है बस को उसने आग की अपनी चपेट में ले लिया। इस वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। हालांकि जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और आईटी मिनिस्टर के बेटे नारा लोकेश हैं, उन्होंने भी जो रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुरंत जो घायलों के इलाज को जो है प्राथमिकता दी जाए। बगल के 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन घायलों को फिलहाल भर्ती कराया गया और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवन आपका इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजबाड़ी से है, जहां पर पद्म नदी में यात्री बस गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। बस ढाका जा रही थी और फेरी पर चढ़ते समय बस डिसबैलेंस होकर के सीधे नदी में समा गई। इस हादसे के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यात्री बस राजबाड़ी से ढाका जा रही थी। बस में कुल 40 से 50 लोग थे। दुर्घटना बुधवार के शाम करीब 5 बजे की है और दौलत दिया फेरी टर्मिनल नंबर 3 पर यह घटना हुई है। अब फेरी वो बड़ी बड़ी नाव जिस पर बसेस और ट्रक्स लोड होती हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सफर। अब देखिए, ये फेरी पर बस लोड हो चुकी है लेकिन उसको ड्राइवर काबू नहीं कर सका, चूंकि शायद फेरी थोड़ी बहुत हिली होगी और उसके बाद बेकाबू होकर के बस नदी में गिर जाती है। अब ये 40 से 50 मुसाफिर उस वक्त बस में सवार थे। 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राजबाड़ी बांग्लादेश जहां पर यह हादसा हुआ, 2 नदी के किनारों को जोड़ने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी फेरियों का इस्तेमाल होता है, जिस पर बसेस भी लोड होकर के ट्रक्स, बस, बाइक वाले सब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं और इसी दौरान ये बस बेकाबू होकर फेरी से नीचे नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से 16 लोगों की जानें गई हैं। कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। शोएब रजा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, करीब 40 से 50 लोग इस बस में सवार थे। 16 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग अभी लापता हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हुसैन, देखिए अभी तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, क्योंकि इतने शव बरामद कर लिए गए हैं। 40 के करीब ही इसमें जो यात्री थे वो मौजूद थे, सफर कर रहे थे और ये लोग ईद मनाने या ईद की जो छुट्टियां है उसके लिए गए थे और वापस ये ढाका लौट रहे थे। जो पद्मा नदी है, क्योंकि यहाँ पर हम गए भी हैं और आप जानते भी हैं कि बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इस तरह से जो फेरी है नाव की, वो की जाती है, जो वाहन है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल नहीं है बहुत सारी नदियों पर बांग्लादेश में भी, और इसी वजह से ये हादसा हुआ कि नाव, जो बड़ी नाव या फेरी उनको हम बोलते हैं, तो पूरी बस उस पर चढ़ाई गई। और एक बड़ी जो चुनौती है वो ये रहती है कि जब ये नाव पर ये बस या कोई भी वाहन चढ़ता है तो वो लोग उसी में बैठे रहते हैं, कई बार उतरते नहीं, और उसकी वजह से इसका संतुलन बिगड़ा और पूरी जो बस है वो नदी में समा गई। अभी भी शव को खोजने का जो सिलसिला है वो जारी है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है तारिक रहमान और तमाम जो नेता हैं उन्होंने दुख जताया इस मामले में, और पूरा जो जिला प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगाया गया है कि तमाम लोगों को खोजा जाए। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लंबा एक वक्त गुजर गया है कि जो लोग डूबे भी होंगे उनमें से कुछ लोग जिंदा भी होंगे। तो बहुत बड़ा हादसा एक तरीके से ये, और बहुत दुख भरा हादसा। कितने लोगों शोएब, एक बार फिर से जरा कंफर्म कर दीजिए, हम अभी तक 16 लोगों की मौत की बात बता रहे हैं दर्शकों को, आप 25 लोगों की मौत कंफर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी दी जा रही है लगातार, उसमें 25 से ज्यादा जो शव का आंकड़ा है वो अभी तक हो चुका है। और अभी लोगों को, बाकी जो बचे हुए हैं उनको ढूंढने का सिलसिला जारी है। हादसा बहुत भयावह है और शुक्रिया शोएब, शुक्रिया अपडेट के लिए। तो ये बांग्लादेश के राजबाड़ी में ये हादसा हुआ। फेरी पर लोड होते वक्त, फेरी पर चढ़ते वक्त बस बेकाबू हुई और नदी में जा गिरी, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 25 हो गया है। कुल 40 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 25 शव बरामद किए जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 27वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की कोशिशों के बीच ईरान और इजरायल में भीषण लड़ाई जारी है। ईरान ने इजरायल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट को टारगेट करके यह हमला किया है और इस इलाके में फास्फेट चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े हुए काम और इजरायल का अमोनिया प्लांट है जहां पर यह हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हमले में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया।
अमेरिका के प्रमुख विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ भी क्रूज मिसाइलें दागने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि ईरान के इस हमले के बाद अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। ईरानी सेना ने दावा किया कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी जगह बदलनी पड़ी, उसे और दूर जाना पड़ा है। तो देखिए, दिन ब दिन ये हमले और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान एक तरफ, अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से 5 शर्तें अमेरिका के सामने, इजरायल के सामने रखी हैं, उन शर्तों पर जब तक हामी नहीं भरती जाती, वो शर्तें जब पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईरान के यूं ही हमले जारी रहेंगे। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका पर बड़े हमले का दावा किया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का F-18 फाइटर प्लेन गिरा दिया है। ईरानी फोर्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई जो है ये दक्षिणी इलाके में हुई, दक्षिणी ईरान के इलाके में हुई। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35 को भी डाउन कर दिया था। अमेरिका ने ऐसे किसी हमले से इनकार फिलहाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रहा है कि उसका F-18 फाइटर जेट जो है वो ना तो गिराया गया है, ना ही उस पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस हमले की तस्वीरें जारी की और ये दावा किया है कि अमेरिका के इस फाइटर जेट को ईरान ने तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। F-35 को भी उड़ाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो ईरान अपने हमले और भी ज्यादा तेज करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने अमेरिका के प्रमुख विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरह क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया है। यह हमला कादिर क्रूज मिसाइल से किया गया। ईरानी सेना ने दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी लगातार नजर है और जैसे ही दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों के जद में आएगा, उस पर और ताकतवर हमले किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़ों में से एक है। करीब 3 दशकों से ये अमेरिकी सैन्य ताकत का केंद्र रहा है। ये पोत करीब 333 मीटर लंबा है। 1 लाख टन से भी ज्यादा इसका वजन है। निमित्ज क्लास का ये पोत न्यूक्लियर पावर से ड्राइव होता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए जो करीब 20 साल तक बगैर किसी ईंधन के, बगैर किसी फ्यूल के चल सकते हैं। ये पोत 90 से ज्यादा अलग अलग तरह के विमानों को ले जाने में सक्षम है और इनमें F-35, F-18, सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप चलाता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां भी शामिल होती हैं। इस पोत पर हमला एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। इस पीछे एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से साउथ इजराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी, अब एक बार फिर से डिमोना पर हमला ईरान ने किया है। ईरान ने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बताया ये भी जा रहा है कि ईरानी मिसाइल इजराइल के नेगेव इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया ये भी जा रहा है कि मिसाइल का टारगेट डिमोना के पास रोटेम इंडस्ट्रियल एरिया था। इस इलाके में फॉस्फेट चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े काम और इजराइल का अमोनिया प्लांट है। इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो जिस तरीके से इजराइल और अमेरिकी मिसाइल ने ईरान के नतांज को नुकसान पहुंचाया था, ठीक उसी हमले का जवाब देते हुए ईरान भी डिमोना में हमले कर रहा है। ईरान के ताजा हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हडेरा पावर प्लांट में हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल है। ईरान लगातार इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। तो ये इजराइल का हजोरा प्लांट, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद इस प्लांट को काफी नुकसान हुआ और इजराइल के कई इलाकों में बत्ती गुल है। और वहीं इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजराइल ने तेहरान पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने यह हमला ईरानी फोर्स के कमांडर सेंटर और IRGC के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किया। हमले के बाद से तेहरान के बड़े इलाके में धुएं का गुबार छा गया है। इजराइल लगातार ईरान में सैन्य ठिकानों को
टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी जो 5 शर्तें रखी हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि जो उनके टॉप कमांडर्स को लगातार टारगेट करके इजरायल और अमेरिका हमले कर रहा है, सबसे पहले तो वो रोकें और साथ ही भरपाई करें जो नुकसान ईरान का हुआ है और इस हमले को तुरंत रोका जाए। ईरान के इस्फहान पर भी इजराइल का हमला जारी है। रात भर इस्फहान इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। ये इस्फहान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल ने इस्फहान को एक बार फिर से निशाना बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के शिराज शहर में इजराइल ने जोरदार हमला किया है। तो ईरान के अलग अलग शहर में इजरायली मिसाइलें हमला करती हुई नजर आ रही हैं। हमला इतना भीषण था कि बड़े इलाकों में आग लग गई। काफी दूर तक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इस हमले में शिराज शहर को बड़े नुकसान की भी आशंका है। तो एक तरफ ईरान इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल ने भी ये कहा है कि हम पहले से भी ज्यादा और तेज हमले करेंगे। ऐसे में ये युद्ध अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ से हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। इजराइल ने ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया को भी निशाना बनाया। आईडीएफ ने कज़विन के अल्बोर्ज इंडस्ट्रियल एरिया पे टारगेट करके कई हमले किए। इस हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। हमले में कई इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर ईरान के कई लॉजिस्टिक्स के प्लांट हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर फ्यूल स्टोरेज साइट भी है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद लगातार आग यहाँ पर फैलती जा रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस इजराइल की जंग का आज 27वां दिन है। एक तरफ ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं सीज फायर को लेकर भी बातचीत चल रही है। इस बीच ईरान ने पहली बार ये बात मानी कि अमेरिका की तरफ से समझौते का प्रस्ताव आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने मित्र देशों के जरिए कुछ मैसेजेस भेजे हैं, जिनका ईरान ने जवाब दिया है। हालांकि अराक्ची ने यह साफ किया है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। इस ईरान ने अमेरिका की 15 शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि जंग ईरान की शर्तों पर ही खत्म होंगे। ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं, जिसमें ईरानी नेताओं की हत्या रोकने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा अधिकार और हिजबुल्लाह पर हमले बंद करने की मांग शामिल है। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक अमेरिकी बेस और इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने भी कहा कि बातचीत चल रही है और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के दौरे की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में सीज फायर की संभावना है, लेकिन अभी कोई इसके मजबूत आधार दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने ठुकराया ट्रंप का ऑफर, अटक गया सीज फायर। They have not. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. होर्मुज पर अटकी बात, ट्रंप के गले की बनी फांस। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. मिडिल ईस्ट की जंग में चीन की एंट्री, बात बनेगी पक्की। Again, as I've said, we've always estimated approximately 4 to 6 weeks, so you could do the math on that. ईरान और इजराइल के हमले जारी हैं। ईरान ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर चुका है। ट्रंप प्रशासन आंखें दिखा रहा है। बातचीत की सूरत नहीं दिख रही, लेकिन जो दिख रहा है, इनसाइड स्टोरी उससे बिल्कुल अलग है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कहां अटकी, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो देखिए जिसके होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है।
एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 5 से 6 दिन में मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो सकता है। 14 और 15 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे। ट्रंप के चीन दौरे से पहले ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खत्म होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ईरान और इजराइल से बात करेंगे। चीन ने भी मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से बातचीत शुरू कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात कर खाड़ी में शांति और बातचीत से मामले को शांत करने की अपील की है। इजराइल को भी लग रहा है कि शनिवार तक ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। संकेत साफ है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर इस भीषण जंग में कूटनीति की चालें चलने को तैयार हैं। Just given that the president postponed his original trip to China because of the war, should we infer that the war will be wound down and concluded by the time of that May 15th, 14th visit? Again, as I've said, we've always estimated approximately 4 to 6 weeks. So you could do the math on that, Mario. But we do look forward. I know the president looks forward to going to China on May 14th and 15th. And of course, as always, we'll provide additional logistical details to all of you in the media for that trip, who I know look forward to coming with us as well. इंटरनेशनल एक्सपर्ट का मानना है कि चीन एनर्जी क्राइसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए ट्रंप के चीन दौरे की तारीखों का ऐलान करने से पहले चीन और अमेरिका के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है और उसकी वजह भी है। एक्सपर्ट को लगता है कि बातचीत के दौरान ईरान के लिए चीन की बात से इनकार करना कठिन होगा। वहीं मिडिल ईस्ट के बाकी देश और इजराइल अमेरिका की बात को मना नहीं करेंगे। और इस बीच ईरान ने पहली बार सीज फायर के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी मांगे सामने रख दी है। ईरान ने सरकारी टीवी पर रखी गई 5 शर्तों में कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में हमले और उसके नेताओं की हत्याओं को फौरन रोके। साथ ही गारंटी दी जाए कि इस तरह का युद्ध फिर से नहीं थोपा जाएगा। ईरान ने तीसरी शर्त में युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। चौथी शर्त है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे जो संगठन है इन पर फौरन हमले रोके जाएं। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान की संप्रभुता है और यही बनी रहेगी। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स और मरीन्स को तैनात करना शुरू कर चुका है। और सीज फायर को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो ईरान बहुत जल्द ही परमाणु बम बना लेता। जंग पर सफाई देते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनके सामने टारगेट क्लियर था और उन्होंने उसे हासिल कर लिया। And then I said, we're going to have to do something about Iran because they're going to have a nuclear weapon very soon and they're crazy. They're crazy. They're out of their minds. And we have to stop them. And I say, well, we're going to take a big hit. We're going to go through this certain route and we'll get right back here, but we have to go and stop him. Every president should have done it. I heard that he should have done it and other presidents should have done it. Obama should have done it. Obama was worse. Obama gave them the absolute right title and interest, gave everything to Iran. You remember that? When Bibi Netanyahu came over and begged him not to do it. He gave Iran the right to have a nuclear weapon at the highest level within a very short period of time. And I terminated that agreement as soon as I came to office. And if I didn't terminate it, that weapon would have been used 3 years ago. It would have been used a long time ago. And then we stopped it a second time with those beautiful B-2 bombers. They went in and they knocked the hell out of the nuclear potential. And if they didn't do that attack, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks after the attack.